तो नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर देखते हैं। ये केवल मॉडल पेपर नहीं है बल्कि एग्ज़ाम के दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो आप इसे ज़रूर देखें। हो सकता है एग्ज़ाम में इसमें से 70-80% क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है। आइए फटाफट इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फल को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, यदि ओवरी मैच्योर होती है तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फल बन जाती है। लेकिन यदि ओवरी के अतिरिक्त कोई और पार्ट फ्लावर का भाग लेता है तो वो फिर जो फल बनता है वो ट्रू फ्रूट नहीं होता है, फॉल्स फ्रूट हो जाता है। तो इसमें दे रहा है कि बनने में पुष्पासन की योगदान है, अर्थात पुष्पासन जो है वो ओवरी से अलग है, थैलेमस। जब थैलेमस पार्ट ले रहा है, जैसे आप सेव का नाम सेव देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि पुष्पासन जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो फ्रूट है वो क्या है? फॉल्स फ्रूट है। क्लियर? तो बस सिंपल है। आप आसानी से यहाँ पर ऑप्शन डी देख सकते हैं और यहाँ टिक लगा देंगे कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आभासी फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ग्राफी से अंडाणु का मोचन करेगा? तो आप ग्राफिक मतलब जो पुटिका होती है। चलिए हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है। तो जो आपको पता है कि पुटिका से अंडाणु अर्थात जो एग है वो फॉलिकल से कैसे रिलीज होता है। तो ये है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो इसमें निम्न सांद्रता दिया है बच्चों, तो ये सही नहीं है, गलत है। फिर अब जाओ एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, ये सही है क्योंकि एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है आपको पता होना चाहिए कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अचानक लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, तो LH सर्ज बढ़ने से एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये विकल्प आपका दूसरा सही है। तीसरा में प्रोजेस्टेरॉन की उच्च सांद्रता बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत अधिक नहीं रहता, निम्न लेवल रहता है। और चौथा दिया LH का निम्न स्तर, ये भी गलत है क्योंकि LH सर्ज होता है तो स्तर इसका बढ़ जाता है, अर्थात हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है LH की। तो इस विकल्प के हिसाब से आपका विकल्प 2 सही होगा, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, क्योंकि LH सर्ज के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो LH सर्ज मतलब LH की मात्रा बढ़ती है, साथ साथ एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो LH यहाँ निम्न दिया है, इसलिए अगर यही दिया था LH की उच्च सांद्रता तो ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई ये भी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई विकल्प एक ही सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड सही है आपका। ओके, डन। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप पढ़े होंगे। इनमें से कौन सा ऐसे डिजीज है जो आसानी से क्यूरेबल नहीं है, ठीक नहीं होती है, ठीक है, पूरी तरह से सही नहीं होती है? तो सुजाक सही हो जाता है। लैंगिक जो मत्स्य होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। जनिक परिसर जो है वो ठीक नहीं होता है जल्दी से, ठीक है ना, पूरी तरह से। और क्लेमिडिया जो है वो भी ठीक हो जाता है। तो अर्थात इसमें विकल्प जो है वो ऑप्शन 3 सही होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि इस विकल्प के साथ साथ आपको और भी चीज़ें जाननी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में है और ठीक नहीं होता है। वो है, अगर आप हेपेटाइटिस B है या फिर आप कह दीजिए एड्स है, तो आप ये भी ध्यान देंगे कि ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, साध्य डिजीज़ नहीं है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, अर्थात एड्स, जनिक परिसर्प और हेपेटाइटिस, ये आपको याद रखना है कि पूरी तरह से साध्य होने वाले रोग नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये ध्यान देना आप लोगों को, अमेज़न का जंगल है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन ए सही है, नो डाउट्स। लेकिन अगर पूछे भारत में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर आप पश्चिमी घाट विकल्प देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इस क्वेश्चन के हिसाब से विविधता दर्शाई जाती है विश्व में, तो अमेज़न के जंगल हो जाएगा। ठीक है, यदि अपने देश में देता, भारत में देता, तो फिर आप पश्चिमी घाट लगा देते। ओके, डन। चलिए आगे हम देखते हैं। अब क्वेश्चन और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणुभुजी अर्थात बैक्टीरियोफेज के DNA को काटता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो इसे भी आसानी से आप कर सकते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। इसके बाद त्रिसलेन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, आपको पता है एंडोस्पर्म बनता है, ये एम्ब्रियो साइक के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। सेंट्रल सेल से और एक मेल जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूजन हो जाता है और हो जाता है 3N ट्रिपल सेलेन। चलिए आगे देखते हैं। पात्र निषेचन अर्थात टेस्ट टू बेबी के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेंट्रल डोग्मा आपको पता है कि
डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, ये सेंट्रल डोग्मा होता है। अर्थात हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो वो हो जाता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, लेकिन जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डोग्मा होता है। ओके, चलिए, हर से चीज़ का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर प्रयोग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं डीएनए पर मतलब डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इस बात को प्रूव करने के लिए हर्षन चेंज ने सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और एकदम जो बोलते हैं सबसे अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे थे। तो ये प्रश्न में आ सकता है। बाकी हम देखते हैं अगला प्रश्न, आगे फटाफट देख लेते हैं। सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, अब यहाँ एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाना है तो आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज होती है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। डीएनए रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसे बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। फिर हॉट स्पॉट, अर्थात ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से लिया गया है। ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक, PBR 322 के विभिन्न स्थलों, अर्थात इसके जो साइट है, आपको पता है कि टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इसके विभिन्न साइट जो है इसे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। फिर विपंसन से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता है कि विपंसन जो है वो फ्लावर्स में हम क्या करते हैं कि उसके मेल वाले पार्ट को निकाल देते हैं कैंची की मदद से, चिमटी की मदद से। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विपंसन। जबकि इसके बदले में एक क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस, एक भ्रूण के अंदर जो लिक्विड स्रावित होता है बच्चे के द्वारा, उसमें हम जांच कर लेते हैं डिजीज़ के बारे में। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, आप इसको कर सकते हैं। ओके, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मेंडल द्वारा द्वीप संकर क्रॉस पर आधारित संकलन की व्याख्या करिए। अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस पे है, हो सकता है एग्जाम में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे भी आ सकता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ सकता है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आ सकता है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट या कंप्लीट डोमिनेंस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण सप्रभाविता के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने ब्लड ग्रुप की फिनोट जो है इनहेरिटेंस पढ़ा है आप लोगों ने, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। साल्वियम में कीट परागण काफ़ी फेमस है, लिवर प्रणाली होती है इसमें। आपको पता है कि जो स्टेमन्स होते हैं तो एंथर के बीच में काफ़ी बड़ा सा कनेक्टिव होता है, जिस कारण एंथर जो लोब्स होते हैं, ठीक है ना, दो तरफ बढ़ जाते हैं। तो एक स्टेराइल होता है जबकि एक फर्टाइल होता है, और जैसे वहाँ पर हनी भी बैठती है तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनकी बॉडी में लग जाते हैं, क्योंकि ये एक साथ मैच्योर नहीं होते ना, प्रोटेंडरस होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। बाकी वाह स्थाने एवं स्वस्थाने संरक्षण पर टिप्पणी लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बायोडाइवर्सिटी से, एक्स-सिटू या एन-सिटू कंजर्वेशन, आप वहाँ से देख सकते हैं। या जैव विविधता की क्षति के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानव की जो एक्टिविटीज़ चल रही है इस पे आधारित है, और जंगली जानवरों को रहने में कितनी असुविधाएँ हो रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए हम देखते हैं, उपयुक्त आरेख की सहायता से आपको लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में पढ़ाया भी था आपने, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करिए। वाटसन क्रिक मॉडल भी आ सकता है, अगर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं देता है तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल दे सकता है। फिर आप मलेरिया परजीवी का लाइफ साइकिल देख सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल, या फिर लाइफ साइकिल इन मैन, या लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस पर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। या हो सकता है इसकी जो स्पीसीज़ हैं, चारों स्पीसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे जरूर। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बाद आप देखेंगे सहभोगिता एवं सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखेंगे आप लोग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और मानव इंसुलिन आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी व्याख्या करना है। ओके, मनुष्य के मादा जनन तंत्र अर्थात जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। या फिर इसके बदले आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि बहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, डन, ठीक है। या फिर पुरुष में शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी तैयार कर सकते हैं, और साथ साथ आप स्पर्म का वेल लेबल्ड डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए
फिर मनुष्य में विभिन्न गुणसूत्री विकार अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अर्थात आप सुने होंगे नाम। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो होता है वो क्या होता है कि जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है एल्कप्टोन्यूरिया आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप देख सकते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप एल्कप्टन, इसके बाद आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो आप देख सकते हैं जैसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में अक्सर, ठीक है ना, सिंड्रोम के बारे में, तो सिंड्रोम भी आप ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। चलिए, सिंड्रोम में खास करके जो है वो जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, या डाउन सिंड्रोम है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं, अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य में लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत का वर्णन करना है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, ठीक है ना, ये भी आपको तैयार करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोसोमल थ्योरी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये भी तैयार कर लेंगे आप लोग। या फिर DNA फिंगर प्रिंटिंग तैयार कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप HIV का डायग्राम, उसका प्रसारण, रोग निदान, उपचार इत्यादि कर लेंगे। अगर आपके पास समय बचता है इतना करने के बाद, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स, BT कॉटन्स, या फिर जीन थेरेपी के बारे में भी आप ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीन थेरेपी पे। और अगर इसके बाद भी समय बचे तो आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों। मैं जहाँ तक भरोसा करता हूँ कि 70-80% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।